हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कहा जाता है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और भक्त ये काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो प्यारे बच्चों, ये जो पावन महीना आज से शुरू हुआ है, यानी कि सावन महीना, श्रावण, तो भाई ये सावन महीना ना महाकाल का यानी कि शंकर भगवान का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र महीना होता है। एकदम सही सही बताइएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज शंकर भगवान पर जल चढ़ाए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो आज शंकर भगवान पर जल चढ़ाए हैं? एक तो हम हैं, ठीक है ना, हम हैं जो कि आज बहुत प्रेम से शंकर भगवान का पूजा किए। ठीक है, तो चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ना आज हम यही कहेंगे कि आज चूंकि सावन का पहला सोमवारी है, भाई सोमवार दिन सावन में खास करके और ज्यादा पवित्र हो जाता है, ठीक है ना। तो सावन का पहला सोमवारी है, तो आज तो भाई बनता है कि सभी बच्चे कम से कम जय महाकाल, शंकर भगवान के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ये सब तो कमेंट बॉक्स एक बार एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, फाइनली आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास को भी हम शुरू करेंगे। और हाँ, इस महीने में ना हम 1-2 दिन का छुट्टी लेकर के शंकर भगवान के दर्शन के लिए भी कहीं ना कहीं जाएंगे। हम आपको पहले बता दिए, जब जाएंगे तब हम आपको खबर कर देंगे। तो चूंकि भाई साल में एक बार तो सावन आता है, शंकर भगवान से आशीर्वाद लेने का मौका है, मन का शांति है, तो भाई महादेव के पास तो हम एक बार जरूर जाएंगे। तो चलिए वो दिन आगे आएगा, वो दिन बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल सारे बच्चे एकदम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिख दिए हैं, ठीक है ना। हाँ समझ गया ना, एकदम देखिए भाई सारे लोग लिख रहे हैं कि हाँ सर हम तो आज जल चढ़ाए थे। चलिए, तो शंकर भगवान ही एक ऐसे गॉड हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई राम जी भी इनके बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है ना। महादेव के भक्त तो राम जी भी थे, शंकर भगवान ही वो हैं जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से जब विष निकला था, तो विष के कारण जब पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे, तो शंकर भगवान के पास देवी देवता गए थे कि भाई बचाइए जानब। तो शंकर भगवान क्या किए थे, पूरा विषे को पानी की तरह पी गए थे, और उसी के कारण इनका पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ गया। इसलिए शंकर भगवान का एक दूसरा नाम, उनका जो कंठ है ना, खास करके यहाँ पर वाला जो कंठ है वो नीला हो गया था, इसलिए शंकर भगवान का एक दूसरा नाम नीलकंठ भी है, ठीक है। नीलकंठ भी शंकर भगवान को कहा जाता है। बाकी तो इनके बारे में जो कहा जाए सब कम है। इनके गले में सांप का माला रहता है, कान में बिच्छू रहता है, तो भाई इनके बारे में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं जो कि अगर चर्चा का विषय बने तो एक पूरा क्या बोलते हैं प्रवचन हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, प्रवचन करने नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, आज चूंकि सोमवार था, सावन महीना शुरू हुआ है, बड़ा पवित्र महीना है, तो इसलिए हम ये चीज आज कर दिए, बोल दिए। चलिए, तो महादेव की कृपा से, महादेव का आशीर्वाद लेकर के आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और आज इस चैप्टर को महादेव की कृपा से खत्म भी करेंगे, ठीक है ना। आज हम इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे। तो चैप्टर को तो खत्म करेंगे ही, चैप्टर तो समाप्त करेंगे ही, लेकिन आज हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज नई आर्थिक नीति के बारे में, ठीक है ना। लेनिन के द्वारा बनाया गया जो नई आर्थिक नीति है, तो हम लोग आज नई आर्थिक नीति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में हमारे साथ जुड़े होंगे उनको लेनिन के बारे में पूरा पता चला होगा कि लेनिन ने कितने अच्छे काम किए, ठीक है। पिछले क्लास में कौन कौन बच्चे जुड़े थे, पहले तो ये बताइए तो हमें, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछली क्लास में जुड़े थे, और कौन ऐसे बच्चे हैं जो टोटल क्लास में जुड़े हैं, शुरू से लेकर के अभी तक जितना क्लास हुआ है सभी में जुड़े हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो चलिए भाई, महादेव की कृपा से महादेव का नाम लेकर के क्लास को एक बार शेयर किया जाए। सभी बच्चे एक बार महादेव का नाम लेकर के हर हर महादेव करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं
तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। और पहले तो आपसे हम ना कुछ सवाल पूछ लेते हैं। हम कुछ सवाल आपके लिए ना लिख करके लाए हैं ताकि आपसे हम पूछें, ठीक है। कुछ सवाल हम आपके लिए आज लिख करके लाए हैं ताकि हम वो आपसे पूछेंगे। तो आज प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। लेकिन हाँ, बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप लोग ना ध्यान से सुन लीजिए, जो बच्चे ये सोशल साइंस वाला किताब अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं तो ये सोशल साइंस वाला किताब ऑर्डर कर दीजिएगा। सोशल साइंस के अलावा अगर आप लोग हिंदी और विज्ञान का भी किताब अगर ऑर्डर नहीं किए होंगे तो विज्ञान, हिंदी, ये सब विषय का किताब आप लोग ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस का किताब तो आपके पास रहना ही चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट का हो ना हो बाबू, लेकिन कम से कम साइंस और सोशल साइंस के किताब में तो आप लोग कंजूसी नहीं दिखाइए। साइंस और सोशल साइंस का किताब बहुत जरूरी है महोदय, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए और बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम आपसे ढेर सारा आज सवाल पूछेंगे, ठीक है। चूंकि आज का टॉपिक भी छोटा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक अब पढ़ाने के लिए नहीं बचा नहीं है, सिर्फ नई आर्थिक नीति बचा है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ना कि लेनिन कुछ किसानों पर थोड़ा बहुत अत्याचार कर दिया था, नीति बना दिया था कुछ गलत सलत, बस उस नीति को सुधारेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था। सबसे पहला नंबर सवाल यही है, ठीक है ना। पहला सवाल हमारा है कि समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था। समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था, जवाब बताइए। समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था, जल्दी जल्दी से जवाब बताओ भाई, जवाब बता दो प्यारे बच्चों कि समाजवाद का ओ हो, वाह क्या बात है। क्वेश्चन पूरा लिखाया भी नहीं और बच्चों का आंसर एकदम कमेंट बॉक्स से भर गया, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1827 ईस्वी बच्चों का जवाब आया है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत खुशी हुआ हमें ये सुन करके, ठीक है ना। हमें सुन करके, हमें देख करके बहुत खुशी हुआ कि बच्चे इसका एकदम सही जवाब दिए। चलिए अब प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, जो बढ़िया बढ़िया सवाल होगा वही ना पूछेंगे। तो सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सवाल पूरा हम लिखेंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी, सबसे पहला यूटोपियन या फिर स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कह सकते हैं, तो हम यूटोपियन ही लिख देते हैं। सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी, सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था भाई, जल्दी से जवाब बताइए आप लोग। सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था, देखते हैं कितने बच्चों का जवाब आया है। अरे वाह, यही तो हमें चाहिए, हम यही चाहते हैं, ठीक है ना। दिल से बताते हैं, एकदम दिल से बताते हैं, सचमुच हमें प्यारे बच्चों यही चाहिए। हम सचमुच में यही चाहते हैं कि जब हम क्वेश्चन पूरा लिखें और जब लिख करके हम अपने कमेंट की तरफ देखें तो भाई हमें पूरा उसका सही आंसर दिखाई पड़ जाए, और सचमुच में दिखाई पड़ जाता है। जैसे देखिए अभी हम इधर देखें और उसके बाद जैसे ही झांके हमें प्यारे बच्चों दिखाई पड़ गया कि सही जवाब होगा सेंट साइमन, सही जवाब होगा सेंट साइमन। क्लियर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी का नाम बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी कौन था, ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी बताइए कौन था। इसका जवाब देने में आप लोग पीछे हो जाइएगा। समाजवादी कौन था बताइए, जो मजदूरों के लिए बढ़िया भी काम किया था, ठीक है ना, खुद एक फैक्ट्री खोल लिया था। तो ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी कौन था, जल्दी से जवाब बता दीजिए और देखते हैं कितने बच्चे का जवाब आया है। ओहो क्या बात है, क्या बात है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, ठीक है ना। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए,
हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम हम सोच कर हम रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्या बात है ना। तो आप लोग का कमेंट पढ़ करके हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो चलिए भाई, ब्रिटिश यूटोपियन समाजवादी कौन था जल्दी से बता दीजिए। रॉबर्ट ओवेन। बहुत दिन पर आज पहली बार क्लास में गाना गाए हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। बहुत दिन पर आज गाना गाए हैं भाई, कोई बुराई मत करना, सब लोग अच्छा ही बोलना कि हाँ सर, बड़ी खराब भी लगा होगा तो बोल देना अच्छा है, ठीक है ना। तो चलो भाई, 3 क्वेश्चन तो हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन जरा हम लोग झलक दिखलाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। और चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को बताना है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, डेट के साथ बताना है, ठीक है ना। समझ में आ गया जी। कार्ल मार्क्स का जन्म बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म बताइए कब हुआ था, डेट के साथ आपको बताना है बाबू, समझ गए। डेट के साथ आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। जवाब बताइए। ओ हो महेंद्र भाई, तुम तो एकदम किंग महेंद्र निकले, एकदम सही जवाब। 5 मई 1818। एक झटके में तो हमारा सपना तोड़ दिया भाई। 5 मई 1818, 5 मई 1818, एकदम सही जवाब, तनिक भी देरी ना लगाई तूने। चलिए हाँ, और कुछ पूछ लें, और कुछ पूछ लें तो बताओ जल्दी से। 1800 और कुछ पूछ लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में पूछते हैं, कार्ल मार्क्स का विवाह किस ईस्वी में हुआ था। चलो भाई ये पूछ लेते हैं, इसमें तो बच्चे फंसेंगे, इसमें तो आप लोग फंसेंगे, हमें पता है, इसमें आप लोग फंसने वाले हैं, आई नो। कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था, विवाह कब हुआ था बता दीजिए, तब जानेंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि इसमें आप फंसने वाले हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि आप फंस जाएंगे, हम आपको फंसा लेंगे, हमको ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से। और क्लास को भरपूर हो इतना जल्दी कैसे बता देते हो जी, हैं? कहीं आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, बताइए। अरे अब की बार 480 पार का नारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा लगता है कि अब की बार 480 पार का जो नारा हम लोग लेकर के चले हैं वो लगता है किस बार कंप्लीट होगा। बच्चे भाई धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, एक भी गेंद को बीट नहीं कर पा रहे हैं, एक भी गेंद को छोड़ नहीं रहे हैं, सबको बाउंड्री लाइन पे पहुंचा रहे हैं 1843 ईस्वी बोल करके, ठीक है ना। 1843 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला छठा नंबर। अब की बार तो आप लोग को देखते हैं फंसाने का प्रयास करते हैं, अब की बार आप लोग को हम फंसाने का प्रयास करते हैं। बहुत थोड़ा सा चर्चा किए थे लेकिन फिर भी देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आप लोग बताइए कि कार्ल मार्क्स का जब निधन हुआ तो उनको जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था उस कब्रिस्तान का नाम क्या है। अब की बार तो शिकारी जाल बिछा दिया है भाई, दाना भी डाल दिए हैं, फंसा लेंगे आपको। बताइए, लंदन में उनका मौत हुआ था, ये बात तो हम आपको बताए थे। तो लंदन के जिस कब्रिस्तान में कार्ल मार्क्स को दफनाया गया था उस कब्रिस्तान का नाम बताना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से जवाब बताइए। कार्ल मार्क्स को जिस कब्रिस्तान में दफनाया गया था उस कब्रिस्तान का नाम बताना है। हम थोड़ा सा बताए थे, ठीक है ना। ओहो, साधना का सबसे पहला जवाब आ गया है, और भी बहुत सारे बच्चे अब जवाब दे रहे हैं। हाईगेट, हिग्रेट, अरे हिग्रेट नहीं भाई, हाईगेट कब्रिस्तान नाम था। वाह, ये भी आप लोग को सही लगा, ये भी आप लोग को सही बताए, ये भी आप लोग सही बताए। हाईगेट कब्रिस्तान, क्या हम बताए थे आपको, हाईगेट कब्रिस्तान, ठीक है ना, हाईगेट कब्रिस्तान। मृत्यु कब हुआ था बताइए तो आप लोग, कार्ल मार्क्स का मृत्यु बता दीजिए। कार्ल मार्क्स का मृत्यु बता दीजिए।
कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? कितने बच्चे बता पाएंगे? हाईगेट कब्रिस्तान एकदम सही जवाब है। हाईगेट कब्रिस्तान जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है, कहीं से भी काटने छाटने लायक नहीं है। बता दीजिए कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? हम बस मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना। और आज बच्चे कम से कम ना शेयर करके ना आप लोग 2000 प्लस बच्चों को जोड़ लीजिए। आज भाई भौकाल मचना चाहिए महाकाल का आशीर्वाद से, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? ओ हो 1883। 1883। तब ना टारगेट बोर्ड के बच्चे टॉपर बनते हैं, ऐसे ही नहीं बनते हैं, समझ गए। कुशाग्र बुद्धि के हैं हमारे टारगेट बोर्ड के बच्चे सब, ठीक है। मतलब जवाब एकदम मुंह पर रखते हैं। अरे सर आप पूछ लो हम तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। कितना जल्दी बता दिया 1883। हमारे सपनों पे पानी फिर गया भाई, हमको लगा था कि बच्चे को फंसाएंगे। चलिए अब की बार देखते हैं पूछ करके, ठीक है ना। अब की बार पूछ करके देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछते हैं, मजदूर दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? आप हमें यह बता दीजिए, पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? वर्ष का नाम बताना है, वर्ष का नाम बताना है। पहली बार मजदूर दिवस, पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? जवाब बता दो आप लोग, पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? प्रिया जायसवाल थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लो, इतना जल्दी जल्दी जवाब दे देती हो। समझ गए ना? 1890। वाह क्या बात है भाई। हम समझ सकते हैं कि इतिहास जैसे कठिन सब्जेक्ट में आप लोग इतना जवाबी, हाजिर जवाबी हो, इतना जल्दी जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। इतना जल्दी से जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। इतना जल्दी से जवाब दे रहे हो कि हम बस पहले एक प्रश्न पूछ लेते हैं अब, ठीक है ना। अब हमें लगने लगा है कि हमको अब एक प्रश्न पूछना चाहिए। पता है कौन सा प्रश्न है? इतना जल्दी जवाब देने का राज क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना। आपके पास बउआ दो ऑप्शन है, हाजिर जवाबी का राज। आपसे सवाल है हाजिर जवाबी का राज, ठीक है ना। आखिर राज क्या है कि आप लोग इतना जल्दी जल्दी जवाब देते हो? ऑप्शन नंबर ए है, इसका राज है ओनली और ओनली प्रिंस सर, इसका राज है प्रिंस सर। ऑप्शन बी है अदर टीचर, ठीक है ना, कि आप भाई दूसरे टीचर से पढ़ करके इतना बढ़िया से जवाब दे देते हो। राज क्या है जो बताओ? प्रिंस सर से पढ़ करके इतना बढ़िया से जवाब देते हो, या फिर अदर टीचर से पढ़ करके आप इतने हाजिर जवाबी हो? राज क्या है? बस बताना, आप हमें एक राज बताइए, हैं? राज क्या है भाई? प्रिंस सर राज है या फिर अदर टीचर के माध्यम से आप लोग इतना जल्दी से जवाब देते हो? ये बस हमें जानना है। क्या हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं क्या सचमुच में सक्सेसफुल हो रहा है क्या? है इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्या सचमुच में सक्सेसफुल हो रहा है? बताओ 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 भाई, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है। अरे वाह क्या बात है, क्योंकि टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं सर, ये हुई ना बात है। क्योंकि हम टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं सर। ओनली प्रिंस सर, वाह क्या बात है, प्रिंस सर। हाँ कुछ बच्चों का प्रतिशत मात्रा भी है, 1-2% ऐसे भी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं अदर टीचर, ठीक है ना। 1-2% ऐसे बच्चे हैं, लेकिन कम से कम 98-99% बच्चे ऐसे हैं जो कि ए नंबर ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुआ हमें ये जान करके कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे इतने बेसब्री से और इतने कुशाग्र बुद्धि की तरह, चाणक्य की तरह आप लोग जवाब देते हैं। इतिहास में भाई ईस्वी याद रखना बच्चों बहुत मुश्किल काम है। इतिहास में ईस्वी याद रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम भी ईस्वी गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद इसमें गड़बड़ा जाते हैं भाई, इतना सारा दिमाग में कैलकुलेशन। कभी कोई पूछ देता है एकाएक ये चीज, कंफ्यूज हो गए लो। या फिर अगर हम सही भी बताए, कोई बोल दिया, हमें कंफ्यूजन वाला एक बीमारी सबसे बड़ा है और जो सबसे गंदा बीमारी है, ठीक है ना। हम अगर चीजों को सही जवाब दे रहे हैं, अगर कोई हमसे कोई बोल देता है ना कि नहीं नहीं ये नहीं होगा सर, ये वाला होगा, लो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या सचमुच में हम गलत हो गए, ठीक है ना। तो ये बड़ा थोड़ा सा समस्या हम में है, लेकिन भाई हमसे पढ़ने वाले बच्चे में वो समस्या नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे एकदम कुशाग्र बुद्धि के होने चाहिए और कुशाग्र बुद्धि की तरह एकदम आप लोग जवाब बता रहे हैं। तो इसका जवाब क्या बताए? पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? इसका जवाब बताइए अब।
हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर्स होगा यहीं से, ठीक है ना। और आज प्यारे बच्चों हम 2000 का टारगेट आप लोग को दे दिए हैं भाई, भोलेनाथ की कृपा से ये पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। भोलेनाथ की कृपा से ये पूरा भी हो जाना चाहिए। जल्दी से बताओ आप लोग, पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया था? 1890, बिल्कुल सही जवाब है। कल सोशल साइंस का एग्जाम है आप लोगों का, कल साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम है, इसलिए भी बच्चों हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझ गए ना। चलो भाई, अब बच्चों आप हमें ये बता दीजिए, अब आप हमें ये बता दीजिए, अब आप हमें ये बता दीजिए, कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कब हुआ था? अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट कि कार्ल मार्क्स गलती लिखा गया, कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कब हुआ था? फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कब हुआ था? जल्दी से जवाब बता दो भाई, मुलाकात कब हुआ था? जवाब बताइए, कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कब हुआ था? जवाब बताइए। जवाब बताओ। और हाँ देखिए, हम भूल गए, आज ना हम आप लोगों को एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता सुनाने वाले थे, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत प्यारा कविता जो आज हम पढ़ रहे थे। देखिए, हम जो कुछ भी बाहरी चीजें पढ़ते हैं ना, अगर हमको अच्छा लगता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज हम एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता पढ़ रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि उसे शेयर करें, हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये बता दीजिए, 1844, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम हाजिर जवाबी। 1844, अकबर के दरबार में एक बीरबल रहता था, उसको पहचानते हैं आप लोग? अरे जानते हैं, उसके बारे में कभी नाम सुने हैं? अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, कभी उसके बारे में जरूर सुने होंगे, बड़ा हाजिर जवाबी था। अकबर कुछ भी सवाल पूछ लेते थे, बीरबल उसका जवाब दे देते थे, ठीक है ना। अकबर कुछ भी सवाल पूछ लेते थे तो बीरबल उसका जवाब तुरंत दे देते थे, और उसी तरीके से आप लोग हमें लग रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से हम आपके सामने रखते हैं, जार निकोलस द्वितीय किस राजवंश का शासक था? जवाब बताइए, राजवंश का क्या नाम था? क्वेश्चन है बाबू कि जार निकोलस द्वितीय किस राजवंश का शासक था? जार निकोलस द्वितीय किस राजवंश का शासक था? राजवंश का नाम बताना है, वो किस राजवंश का था? जवाब बताइए जल्दी जल्दी से। अरे वाह क्या बात है, जल्दी जल्दी से, किस राजवंश का था? जार निकोलस द्वितीय किस राजवंश का था? जवाब बता दो भाई जल्दी जल्दी से, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। रोमनोब, हो रोमनोब राजवंश, बिल्कुल सही जवाब, रोमनोब राजवंश का शासक था। एक सवाल पूछे, बड़ा जबरदस्त है, ठीक है ना, बड़ा जबरदस्त है। बताइए आप लोग कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना को कौन अपने वश में कर लिया था? यानी कि कौन उसे, क्या बोले हैं? अरे आप लोग जो सोच रहे हैं वो नहीं बोलने वाले हैं हम, आप लोग सोच रहे हो कि सर बोल दीजिए, अब क्या फिसल गया। नहीं, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना को कौन अपने वश में कर लिया था, ठीक है ना। यानी कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का गलत संबंध किसके साथ था? जवाब बताइए, जवाब बताओ भाई, हैं? जवाब बताओ, किसके साथ था? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का गलत संबंध यानी कि वह कौन बस में कर लिया था? जवाब होगा रास्पुटीन, बिल्कुल सही जवाब है बाबू, रास्पुटीन, ठीक है ना, रास्पुटीन कौन था? एक पादरी था, ठीक है ना। रास्पुटीन कौन था? एक पादरी था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम आपसे पूछते हैं, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बना था? जवाब बताइए। इसमें तो लगता है कि आप लोग फंसेंगे, हमें विश्वास है, ठीक है ना, इसमें हमें विश्वास है कि आप लोग फंस गए। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बना था? जवाब बताइए। सोशल
डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बना? जल्दी से जवाब बता दीजिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बना था? देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब इसमें दे पाते हैं। लिखिए, अब की बार तो फंसा लिए हैं। तब ना कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अब की बार बच्चे फंस गए हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे का बहुत सारे बच्चे इस बार गलत जवाब दिए हैं, ठीक है ना। बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि किस क्वेश्चन में आपको फंसा है, अंततः जाकर के हम आपको फंसा लिए हैं इस क्वेश्चन में। आपको हम बताए थे कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुआ था 1883 ईस्वी में, और बाद में जाकर के ये पार्टी दो भागों में बट गया था, मेंशेविकों की पार्टी और बोल्शेविकों की पार्टी। मेंशेविकों यानी अमीरों की पार्टी और बोल्शेविकों यानी कि गरीबों की पार्टी। तो दो भागों में ये पार्टी क्या हो गया था? बट गया था। बताए थे ना, फंस गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए हम आपसे पूछते हैं 1917 की क्रांति के समय 1917 की क्रांति के समय दो प्रकार के कैलेंडर रूस में चलते थे। दोनों प्रकार के कैलेंडर का नाम बता दीजिए, ठीक है ना। 1800, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप लोग जवाब बताइए, ठीक है। 1917 की क्रांति के समय, 1917 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय रूस में दो कैलेंडर चलते थे। कितने कैलेंडर चलते थे? दो कैलेंडर चलते थे। वो दोनों कैलेंडर का नाम बता दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि दोनों कैलेंडर के बीच में कितना दिन का अंतर था। जवाब बताओ भाई, जवाब बताइए। दोनों कैलेंडर के बीच में कितने दिन का फर्क था, कितने दिन का अंतर था? जूनियर कैलेंडर, ये कब बताएं? जूनियर और सीनियर वाला बात जूलियन बताएं, जूलियन, ठीक है ना। जूलियन कैलेंडर बताए थे। एक हम पहला बताए थे, आप लोगों को याद होगा, जूलियन कैलेंडर। क्या बताए थे बाबू? जूलियन कैलेंडर। और दूसरा क्या बताए थे? ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन बताए थे ना। एक बताए थे जूलियन कैलेंडर और एक बताए थे ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपको हम ये भी बताए थे कि जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो कितना दिन पीछे था? बताइए। आपको हम ये भी बताए थे कि जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो कितना दिन पीछे था? बताओ जल्दी से। 13 दिन। कितना दिन बाबू? 13 दिन पीछे था। 13 दिन याद रखिएगा। तो हमें लगता है कि मिला जुला के पूरा चैप्टर का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लिए है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जल्दी से जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बताओ मेरे प्यारे रसगुल्लों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? और अब क्या 2000 तो बच्चे पहुंचने वाले हैं। 2000 में बस मुश्किल से अब 100 बच्चे कम हैं। तो जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और भाई 700 बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, बड़ा बुरा लग रहा है हमें, ठीक है ना। चलिए अब की बार जो सवाल पूछेंगे ना वो लेनिन के बारे में पूछेंगे, तो लेनिन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ गए। लेनिन के बारे में सवाल आने वाला है, तो लेनिन के बारे में सवाल एकदम याद रखिएगा। पहले बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? जवाब क्या होगा आपका? प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918। याद रहेगा कब से कब तक चला था बाबू? 1914 से 1918, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन अब आने वाला है लेनिन से। ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा, और इसके बाद दो तीन चार क्वेश्चन और सवाल पूछेंगे, और उसके बाद सीधे हम लोग टॉपिक पे आएंगे। आज का टॉपिक बड़ा आसान है, हल्का है, इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए लेनिन के बारे में आप हमें बता दीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। आप हमें यह बता दीजिए 1905 ईस्वी का जब क्रांति हुआ तो उस समय लेनिन भागकर कहां चला गया था? जवाब बताइए। 1905 ईस्वी का जब क्रांति हुआ तो उस समय लेनिन भागकर कहां चला गया था? इसका जवाब देखते हैं कौन कौन बच्चे देते हैं सही सही। जवाब बताइए, जवाब बताइए, जवाब बताइए।
स्विट्जरलैंड, पेरिस, भाई पेरिस तो नहीं गया था, हैं? स्विट्जरलैंड गया था, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे बता रहे हैं स्विट्जरलैंड, वो उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी बच्चे स्विट्जरलैंड बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। अब अगला नंबर क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? एकदम धाकड़ क्वेश्चन। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? जवाब बता दो भाई जल्दी से। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी? जवाब बताइए। इसका जवाब जो बताएंगे उनको एकदम भाई जिताएंगे। जवाब बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? जवाब बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई? क्या होगा? 1917 कितने बच्चे बता रहे हैं? 1917 वाले बच्चे कौन कौन है? जल्दी से जवाब बताइए पहले तो। 1917 वाले बच्चे कौन कौन हैं? ओहो क्या बात है, 1917, 1917 बिल्कुल सही जवाब है। तब तो आपका, अगर आपका जवाब 1917 है तब तो बिल्कुल सही जवाब है, फिर आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। अब चलो बच्चों, अब सीधे हम लोग आ जाते हैं, अब कहां पर, अब कहां पर, अब कहां पर। अच्छा हाँ, एक चीज और आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितना गहराई में आप लोग पढ़े हैं। लेनिन ने अपना एक लाल रंग का अलग झंडा बनाया था, बताए थे ना? लेनिन अपना एक अलग झंडा बनाया था, उस झंडा पर कुछ चीज का चित्र बनाया गया था। बताइए किस चीज का चित्र बनाया गया था? लेनिन का जो झंडा था लाल रंग का, उस पर चीज था, कुछ कोई वस्तु का चित्र था। बताइए किस वस्तु का चित्र था? लेनिन के झंडा पर जो चित्र बनाया गया था वो किस चीज का चित्र था? जवाब बताइए जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। लेनिन ने जो झंडा बनाया था लाल रंग का, वो उस पर किस वस्तु का चित्र था? जल्दी से जवाब बताना है आपको। हंसुआ और हथौड़ी का, बिल्कुल सही जवाब है। हंसुआ और हथौड़ी का चित्र बनाया गया था, ठीक है ना, एकदम सही जवाब है। हंसुआ और हथौड़ी का चित्र था। अब तो भाई एकदम आप लोग हो गए हैं, ठीक है ना। अब तो आप लोग हाँ एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए हैं लगता है कि। चलिए अब आप हमें ये बता दीजिए, अब आप हमें ये, अब चलिए आपको ना हम बताते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो शीत युद्ध के बारे में जानते हैं? जवाब बताइए तो। शीत युद्ध के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड वार? कितने बच्चों को शीत युद्ध के बारे में पता है? जवाब बताओ। शीत युद्ध के बारे में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है? जवाब बताइए। हाँ, हंसुआ और हथौड़ी बिल्कुल सही जवाब है। शीत युद्ध के बारे में कितने बच्चों को पता है? हमें तो ये बताना है, बताइए। शीत युद्ध के बारे में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है, जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं शीत युद्ध मतलब क्या होता है। जैसे कभी कदाल हम लोग आपस में देखते होंगे, एक एग्जांपल आपको देते हैं कि जैसे दो लोग हैं, ठीक है ना, दो लोग हैं, एकदम बहसा बहसी हो गया, पूरा बोलचाल पूरा हो गया, गाली गलौज पूरा हो गया, एकदम तना तनी का माहौल है, ठीक है ना। हाथ यहाँ तक उठता है और रुक जाता है, हाथ मतलब सिर्फ मारा मारी नहीं हुआ है, लेकिन समझिए कि पूरा बाताबाती हो गया है, ठीक है ना। पूरा हम उसको गाली, वो हमको गाली। कभी कदाल ऐसे देखते हैं ना, लड़ाई झगड़ा में औसतम ऐसे ही होता है, मारपीट बहुत कम होता है लेकिन बहसा बहसी बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ गए। कभी कदाल आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मारपीट तो कम होता है लेकिन बहसा बहसी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो बहसा बहसी को ही कहते हैं शीत युद्ध, समझ गए। कोल्ड वार मतलब युद्ध तो हुआ लेकिन ठंडा ठंडी में निकल गया, समझ गए ना। युद्ध तो हुआ लेकिन वो ठंडा ठंडी में निकल गया, समझ में आया कि नहीं आया? युद्ध तो हुआ लेकिन वो ठंडा ठंडी में निकल गया, इसी को कहते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, कोल्ड वार। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, परीक्षा में भी पूछा गया था ये सवाल कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, समझ गए ना। क्वेश्चन बैंक का सवाल है, परीक्षा में भी ये चीज पूछा गया था कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं।
समझ में आया? तो शीत युद्ध के बारे में ना आप लोग जरा याद रखिएगा, शीत युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शीत युद्ध क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, वो वैसा युद्ध जिसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी आपको हम क्या बताए, सिर्फ बहसा बहसी होता है, मारपीट नहीं होता है। तो अभी हम आपको बताए कि वैसा युद्ध जिसमें सिर्फ बहसा बहसी होता है, मारपीट नहीं होता है, जिसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बात बात के द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को यानी कि एक दूसरे देश को नीचा दिखाने का वातावरण तैयार किया जाता है, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। और यह शीत युद्ध को वाक युद्ध भी कहते हैं, मतलब बोला चाली वाला युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी राष्ट्र और रूस के में इसी प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा था। ठीक है ना, पूंजीवादी राष्ट्र और रूस के बीच में। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि गृह युद्ध छिड़ गया था, बताए थे ना कि लेनिन जब पूरा सब कुछ खत्म कर दिया था उसके बाद गृह युद्ध छिड़ गया था और फिर अमेरिका वाला, ब्रिटेन वाला, फ्रांस वाले सब मिल करके रूस पर आक्रमण कर दिया था। ये सब हम आपको पिछली बार ना बता दिए थे, पिछली क्लास में बता दिए थे। पिछली क्लास में हम आपको ये भी बताए थे, पिछली क्लास में हम आपको यह भी बताए थे कि लेनिन लास्ट में जाकर के, चूंकि सब दिन तो लेनिन जो है वो मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, लेकिन अंत में जाकर के लेनिन क्या करता है कि जबरदस्ती किसानों से अनाज लेना शुरू कर देता है। समझ गए ना, जबरदस्ती किसानों से अनाज लेना शुरू कर देता है। तो भाई जब किसानों से जबरदस्ती अनाज लेना शुरू करता है तो क्या होता है, उत्पादन क्षमता गिर जाता है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि किसान ज्यादा उत्पादन नहीं करने लगे, बोले कि ऐसे भी तो ज्यादा उत्पादन करेंगे तो अनाज छीन लेगा। तो किसान जो है वो ज्यादा उत्पादन नहीं करने लगे और प्लस जो ज्यादा उत्पादित अनाज भी हो गया था ना उसको भी जला दिए। समझ गए, किसान क्या किए, जो ज्यादा उत्पादन हो गया था अनाज उसको भी जलाने का कार्य किए। समझ में आया, उसको भी क्या किए, जला दिए। समझ गए ना, तो जब उसको भी जला दिए तो लेनिन को लगा कि अब किसान हमसे नाराज हो गया है, अब मजदूर हमसे नाराज हो गया है। फैक्ट्री के मजदूर पर ये लेनिन जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था कि अब तुम कोई भी ये आंदोलन नहीं कर सकते हो। लेनिन जो है ना वो फैक्ट्री के मजदूरों पर भी लगा दिया था अंकुश कि तुम कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से किसान मजदूर सब लोग क्या हो गए थे, लेनिन से नाराज हो गए थे। तब लेनिन को लगा कि भाई ऐसा है कि डायरेक्ट हम पूंजीवाद से नहीं लड़ सकते हैं और एकाएक चाहेंगे कि समाजवाद ले आवे। देखिए जो लेनिन का युद्ध मंत्री था ना ट्रोटस्की, लेनिन का जो युद्ध मंत्री था ट्रोटस्की, वो ट्रोटस्की क्या चाहता था कि देखिए जरा समझिएगा ध्यान से, हम आपको यहां पर ना समझा करके बताते हैं। लेनिन का युद्ध मंत्री था ट्रोटस्की, ठीक है, ट्रोटस्की। तो ट्रोटस्की चाहता था ना कि पूंजीवादी लोगों से हम डायरेक्ट लड़ जाएं। समझ गए, ट्रोटस्की एकदम गर्म खून का आदमी था। ट्रोटस्की जो था एकदम गर्म खून का आदमी था। ट्रोटस्की चाहता था ना कि हम क्या करें, पूंजीवाद को खत्म कर दें और सब जगह पर क्या आ जाए, साम्यवाद आ जाए। ठीक है ना, साम्यवाद आ जाए, क्योंकि पूंजीवाद ही था जो किसानों को, मजदूरों को लूट रहा था। तो ट्रोटस्की चाहता है कि सब जगह पर साम्यवाद आ जाए, लेकिन ट्रोटस्की चाह रहा था कि ये एकाएक लागू हो जाए। लेकिन लेनिन जो था वो ट्रोटस्की को कंट्रोल में किया। लेनिन कहा कि देखो ट्रोटस्की, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर सोचोगे कि एकाएक सब कुछ कर लें तो संभव नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया, ध्यान से सुनिएगा। लेनिन चाहा कि एकाएक ऐसा करना संभव नहीं है, अगर एकाएक करेंगे तो पछताएंगे। तो इसलिए लेनिन चाह रहा था ना कि एक नई नीति बनाए और धीरे 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 करके हम पूंजीवाद को साम्यवाद की ओर लेकर के आए। और इसलिए लेनिन जो है एक नया नीति बनाया जिसको कि कहते हैं लेनिन का नई आर्थिक नीति, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझ में आया, इसी को लेकर के लेनिन क्या करता है, इसी को लेकर के लेनिन क्या करता है कि एक नया नीति बनाया जिसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। समझ गए ना, उसको क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि नई आर्थिक नीति क्या है और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, लेनिन के द्वारा ये जो नई आर्थिक नीति लाया गया, ये लाया गया था 1921 ईस्वी में। कब लाया गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लाया गया, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, हम नहीं चाहते हैं कि देर हो।
ठीक है ना, हम नहीं चाहते हैं कि देर हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। बाबू कब कमेंट, हाँ कब आया था नई आर्थिक नीति? आपसे पूछा जाएगा कि नई आर्थिक नीति कब आया। जैसे इतिहास में ये क्वेश्चन आ जाए, सीधे समझ जाना कि लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में बात किया जा रहा है। इसके बारे में बात किया जा रहा है, लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में बात किया जा रहा है। तो लेनिन की नई आर्थिक नीति आया था 1921 ईस्वी में। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, सिर्फ लोगों को सपना नहीं दिखाता था। जैसे सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फुरिये हो गया, लुई ब्ला हो गया, ये सब स्वप्नदर्शी समाजवादी था, सिर्फ लोगों को सपना दिखा दिया था बड़ा बड़ा, मजदूरों को, किसानों को सपना दिखा दिया था बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन एक्चुअल में वो सपना पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन लेनिन जो था ना, ये स्वप्नदर्शी नहीं था, ये जो भी काम करता था हकीकत करता था, सामाजिक चिंतक था। समझ गए? तो उसने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा, लेनिन क्या देखता है, जरा यहां पर आप पढ़िए जरा ध्यान से। लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया था जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, पहले ही हम आपको बता दिए कि लेनिन जो था एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था। तो क्या था, वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। क्या था बाबू? व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा था कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। लेनिन बेटा बड़ा चतुर इंसान था, समझ गए ना। लेनिन जो था बड़ा चतुर इंसान था, बड़ा दिमाग से चलता था, ऐसे नहीं रूस पर ये राज कर लिया, समझ गए। बड़ा चतुर था, वो सोच लिया कि एकाएक हम एक साथ पूंजीवादी दुनिया से टकराएंगे, हम खुद मिट जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर समाज में जो सबसे मजबूत तबका के लोग हैं, अगर हम उससे जाकर के एकाएक टकरा जाएं, एकाएक उससे जाकर के लड़ जाएं, तो क्या हम कभी जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, ठीक है ना। तो लेनिन सोच लिया कि भाई एकाएक तो हम नहीं जीत पाएंगे, जैसा कि ट्रोटस्की चाहता था। ट्रोटस्की चाहता था कि एक के बार सब पर एकदम पूंजीवाद को खत्म कर दें, लेकिन ट्रोटस्की का चाहना गलत था। ट्रोटस्की जैसे चाह रहा था वैसे नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसलिए 1921 ईस्वी में किसने, लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें कही गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि नई आर्थिक नीति में कौन कौन सा बात कहा गया। सबसे पहला बात समझिए, सबसे पहला बात, किसानों से जो प्यारे बच्चों मनमाने तरीके से अनाज वसूला जा रहा था, ठीक है ना। किसानों से जो लेनिन मनमाने तरीके से अनाज वसूलता था, तो लेनिन कहा कि देखिए भाई, एक हम निर्धारित कर लगा देते हैं, निश्चित कर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कर को पहला चीज यही किया नया नीति में कि कर को निर्धारित कर दिया, ठीक है ना। कर को निर्धारित कर दिया, समझ में आया। पहले किसानों से क्या करता था कि जितना किसान का यूज भरा है तो ठीक है, नहीं तो उससे जबरदस्ती ले लेता था। लेकिन अब लेनिन कहा कि नहीं, तुमको जितना उपजाने का मन है उतना उपजाओ, चाहे तुम 1 क्विंटल उपजा लो, चाहे 2 क्विंटल उपजा लो, चाहे 100 क्विंटल उपजा लो, हमको उससे मतलब नहीं है। एक निश्चित टैक्स बांध दिया कि भाई तुम्हें जितना भी उपजाना है तुम उपजाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक निर्धारित टैक्स दे देना। जैसे अभी का सरकार करता है ना कि तुमको जितना कमाना है कमाओ, हमको 18% जीएसटी चाहिए, ठीक है ना। अभी का सरकार यही ना करता है कि तुमको जितना कमाने का मन है उतना कमाओ, लेकिन हमें क्या चाहिए? 18% जीएसटी चाहिए। करता है कि नहीं करता है? तो वही बात है बाबू, यहां पर किसानों का कर जो है वो निर्धारित कर दिया गया, और जो बचा हुआ अनाज है उसका किसान मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या किया कि जो सरकारी जमीन था, ठीक है ना, जो सरकारी जमीन था, तो कहा कि जमीन जो है वो सरकार का होगा, जमीन सरकार का ही होगा, जमीन सरकार का होगा, लेकिन उसका उपयोग किसान करेगा। लेकिन उपयोग कौन करेगा? किसान करेगा। लेकिन उपयोग कौन करेगा बाबू? किसान करेगा। सीधे सीधे बोल दिया कि जमीन जो है वो किसान का, ये जमीन जो है वो सरकारी होगा, लेकिन उपयोग किसान करेगा। यानी कि सरकारी जमीन भी किसानों को दिया, कहा कि भाई देखो जमीन भले सरकारी है, लेकिन इसका उपयोग तुम लोग जितना चाहो उतना कर सकते हो। समझ में आ गया ना जी? बोलिए। समझ में आया गया आप लोगों को? समझ में आ गया?
बताइए। तो सीधे सीधे कहा कि देखो भाई, जमीन जो है वो किसका होगा, सरकार का होगा, लेकिन उसका उपयोग किसान कर सकते हैं। खुशी भारती लिख रही है कि सर आप विज्ञान में बहुत कुछ नहीं पढ़ाए हैं। क्या नहीं पढ़ाए हैं बाबू? हमें तो लगता है कि हम सब कुछ पढ़ा दिए हैं। अगर कोई ऐसा चीज बताओ जो नहीं पढ़ाए हैं तो उसको हम पुनः पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई दूसरा किताब फॉलो करते हो तो बात अलग है, लेकिन हम भारती भवन किताब फॉलो करते हैं और भारती भवन किताब के अनुसार हम एक एक चीज आपको पढ़ाए हैं, और उतना भर पढ़ाए हैं कि जितना से कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। चिंता क्यों करते हो, क्वेश्चन बैंक हम करवाएंगे ना। और जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो एक एक चीज आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो एक एक चीज बहुआ आप लोगों का हो जाएगा, समझ गए। जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो एक एक चीज आप लोग का हो जाएगा, चिंता ही नहीं करना है। समझ में आया जी? बोलिए। समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, दो चीज बताए। तीसरा चीज देखिए, तीसरा चीज, लेनिन ने यह प्रतिबंध लगा दिया था कि 20 आदमी से कम अगर कोई उद्योग में रहेगा तो वो उद्योग नहीं चलेगा। लेकिन अब यह नियम हटा दिया और सीधे कह दिया कि अब 20 आदमी से ज्यादा भी रहने पर आराम से उद्योग चल पाएंगे, ठीक है ना। तो 20 आदमी से कम पर भी अब उद्योग आराम से चल पाएगा, यह नियम लगा दिया गया। बहुत सारे नियम लगाए गए, चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं, कितना लिखते रहेंगे। देखिए क्या नियम लगाया गया। पहला तो नियम यही था, एकदम समझिएगा जरा ध्यान से। पहला नियम तो यही था कि किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा दिया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। नई आर्थिक नीति में इसे शामिल कर दिया कि भाई हम एक टैक्स लेंगे और किसान उसका जितना उपयोग करना है करे। अच्छा, जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई, यानी कि जमीन राज्य का रहेगा लेकिन उसका उपयोग कौन कर पाएंगे, उसका उपयोग जो है वो कौन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, कौन कर पाएंगे। समझ में आ गया ना, ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो सब पर जीएसटी लगता है ना, अभी तो सब पर जीएसटी लगता है, सब पर अभी जीएसटी लगता है ना 18%। अच्छा, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगियों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया कि अगर 20 से कम भी कर्मचारी है किसी उद्योग में तो वो भी व्यक्तिगत रूप से चल सकता है। 20 से कम भी है तो वो भी व्यक्तिगत रूप से चल सकता है। अगला चौथा नंबर, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि उद्योगों को बांट दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई, यानी कि अब जो उद्योग थे वो खुद निर्णय ले सकते थे और खुद ही अपने कार्यभार को संभाल सकते थे। यानी कि उद्योगों में सरकार का हस्तक्षेप लगभग खत्म कर दिया गया कि देखो भाई, उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप अब लगभग नहीं रहेगा, ठीक है ना। उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप लगभग अब नहीं रहेगा, ऐसा कर दिया गया, समझ गए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां नंबर, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, यानी कि विदेशी पूंजी जो कि बहुत ज्यादा आ रहा था उसको सीमित कर दिया गया कि देखो भाई विदेशी पूंजी ज्यादा अब नहीं आएगा। उसके बाद 6ठा नंबर, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया कि देखिए किसान मजदूर सब लोग काम करते हैं, ठीक है ना। क्या कहा गया कि किसान मजदूर सब लोग मिलकर के काम करते हैं, तो भाई इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया कि किसान मजदूर सब मिलकर के काम करते हैं तो उनकी क्या जीवन बीमा होनी चाहिए। जैसे होता है ना भारतीय जीवन बीमा निगम कि भाई LIC सबका खुलवा दिया जाए कि अगर किसान मजदूर को कुछ हो गया तो उसके आगे वाली पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ फायदा होते रहेगा। तो इस प्रकार का जीवन बीमा प्यारे बच्चों लगभग सब लोगों का खुलवा दिया गया। उसके बाद विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि किसान मजदूर अगर पैसा कमाए तो कुछ जमा करे भी जाकर के बैंक में। आजकल लोग पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, समझ गए, आजकल लोग बैंक में जमा करते हैं ना, बताइए। हाँ देखिए लिख रही है कि सर रासायनिक समीकरण, बाबू हम रासायनिक समीकरण के बारे में बताए हैं, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ। अच्छा, रासायनिक समीकरण का उपयोग ये भी हम बताए हैं बाबू। रासायनिक समीकरण का उपयोग हम क्या नहीं बताए हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग क्या हम नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। रासायनिक समीकरण का उपयोग भी बाबू बताए हैं हम, ठीक है ना।
तो विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे नए नए नियम निकाले गए नई आर्थिक नीति के तहत। नई आर्थिक नीति के तहत कुछ नए 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 नियम कानून निकाले गए। अब जरा सुनिए जरा ध्यान से हमारी बातों को, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या, असली खेल तो अब होता है बाबू। नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। परिणाम स्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन में अस्थिर वृद्धि हुई। यानी कि जो कृषि उत्पादन कम हो गया था, किसान लोग अपने अनाजों को जला रहे थे, जिसके कारण भुखमरी आ गया था, अकाल पड़ गया था, लेकिन अब वो चीज दूर हुआ और उत्पादन भी बहुत जोर शोर से बढ़ा। समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया? उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि लेनिन की आलोचना भी की गई, लेकिन लेनिन ने एक बात कहा था। क्या बात कहा था सुनिए, कि 3 कदम आगे बढ़ करके लेनिन कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। लेनिन कहा था कि अगर 3 कदम आगे बढ़ करके अगर 1 कदम हम पीछे भी हो जाते हैं, फिर भी हम 2 कदम आगे हैं। समझ गए ना? तो ये बात लेनिन बोला था कि देखिए हम कुछ बढ़िया काम किए हैं, तो थोड़ा बहुत हमसे खराब काम भी हो गया है। जब लेनिन की आलोचना हुई तो लेनिन ने कहा कि देखिए भाई, हम कुछ बढ़िया काम किए हैं, तो कुछ हमसे खराब काम हो गया है। अगर हम 3 कदम आगे बढ़े हैं, तो अगर हम 1 कदम पीछे भी हट गए, तो फिर भी हम 2 कदम तो आगे हैं ना। समझ में आया? लेनिन क्या कहा, जरा सुनिए ध्यान से। लेनिन कहा कि जैसे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तो लेनिन कहा कि अगर हम 3 कदम आगे बढ़ गए हैं और अगर 1 कदम हम पीछे हट जाएं, फिर भी 2 कदम तो आगे हैं। तो लेनिन कहा कि देखिए भाई, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हमसे हुआ है, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे हो गया है तो इसका भरपाई हम कर देंगे, ठीक है ना। अब फाइनली क्या होता है कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। तो बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। और जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी का समस्या खड़ा हो गया कि अब भाई लेनिन के बाद राजा कौन बनेगा। जानते हैं ना कि एक राजा मरता है तो 100 गो राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है कि हम भी राजा बनेंगे, वो कहता है हम भी राजा बनेंगे, वो कहता है हम भी राजा बनेंगे। समझ गए? जैसे हम पंचायत, ये जो निकला है ना वेब सीरीज, तो पंचायत वेब सीरीज देख रहे थे, तो उसमें कौन है ये, एक माधव रहता है और एक विनोद है। तो माधव और विनोद आपस में ही झगड़ जाता है, ठीक है ना, कि हम प्रधान बन जाएंगे। ये भूषण के बारे में बोलता है कि वो प्रधान बन जाएंगे और हम प्रधान बन जाएंगे, उसका निर्णय कर लेंगे। तो अगर एक राजा मरता है ना, तो 100 राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई राजा अब तो हम बनेंगे। वैसे ही जब लेनिन मरा, ठीक है, वैसे ही जब लेनिन मरा, जब लेनिन की मृत्यु हुई, तो उत्तराधिकारी का समस्या खड़ा हो गया, ठीक है ना। सभी जो नेता थे, जितने भी छोटे बड़े जो नेता थे, सब लोग सत्ता के लिए आपस में ही लड़ गए। सब लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ गए और सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। और अंत में संघर्ष में विजय किसका हुआ? इस व्यक्ति का। और इस व्यक्ति का नाम था स्टालिन। यानी कि लेनिन के मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया? स्टालिन बन गया। जब लेनिन का मृत्यु हुआ तो राजा कौन बन गया? फिर रूस का सम्राट कौन बन गया? लेनिन। समझ में आ गया? लेनिन की मृत्यु के बाद सम्राट कौन बन गया? तो लेनिन की मृत्यु के बाद सम्राट बन गया स्टालिन। लेकिन स्टालिन बढ़िया राजा नहीं था, समझ गए ना। ये तानाशाह था, तानाशाह था। और जब से राजा बना उस समय से लेकर के अपने मृत्यु तक तानाशाही करते रहा। समझ गए ना? समझते हैं ना तानाशाह कहने का मतलब? कि जो हम बोल दे वो कानून बन जाए। समझ गए? जो हम बोल दे वो कानून बन जाए। तानाशाह का मतलब यही होता है। तो लेनिन जो था प्यारे, ये स्टालिन जो था, 1 नंबर का तानाशाह आदमी था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब ये राजा बन गया तो जो लेनिन का युद्ध मंत्री था ट्रोटस्की, उसको कहा कि तू बेटा बाहर निकल जाओ, अब तुम्हारा हमें जरूरत नहीं है। तो ट्रोटस्की जो कि लाल सेना का गठन किया था, उसको बाहर निकाल दिया। आगे ट्रोटस्की, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो 1929 ईस्वी में, देखिए 1924 ईस्वी में तो लेनिन मरा, 1929 ईस्वी में ट्रोटस्की को निर्वासित कर दिया। कहा कि अब तुम चले जाओ, तुम्हारी जरूरत लेनिन तक ही था, हमारा जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। सरकार कर क्यों लेती है? भाई सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी तो सरकार के पास रुपया का पेड़ है कि हम लोगों के ही कर से, हम लोगों के ही टैक्स से, हम लोगों के रुपया से देश चलता है।
समझ गए ना, सरकार टैक्स लेती है ताकि देश का विकास कर सके। जब आप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जाते हैं तो रोड टैक्स लगता है, क्योंकि उसी रोड टैक्स से रोड बनता है, और उसी रोड बने और वही रोड बनेगा तो आपका मोटरसाइकिल उस पर दौड़ेगा। ठीक है ना। तो सब प्यारे बच्चों, हर एक चीज में टैक्स लिया जाता है। ठीक है। तो 1929 ईस्वी में ट्रोटस्की को बाहर कर दिया गया कि मतलब ये स्टालिन जब राजा बना, जब स्टालिन सम्राट बना तो तानाशाह तो था ही, जनता का भलाई तो करता नहीं था। ठीक है ना, एकदम तानाशाही करता था, जैसे उत्तर कोरिया का है ना, उत्तर कोरिया का साथ ये शासक जो है, तो उसी प्रकार से ये भी था। तो ट्रोटस्की को बाहर कर दिया। इसके अलावा साथ ही साथ कह दिया कि लेनिन के टाइम में और जो भी रूस के क्रांति में भाग लिया था, सभी नेता को धीरे धीरे करके हटा दिया या तो मरवा दिया। समझ गए ना। 1930 ईस्वी के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि क्रांति में और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सब लोगों को खत्म करवा दिया, मरवा दिया, या फिर ये करवा दिया, मतलब हटा दिया, रूस से भगा दिया। ठीक है ना। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस एक महान शक्ति माना जाने लगा। अंत में लेकिन रिजल्ट क्या होता है, जब दूसरा विश्व युद्ध होता है उसके पहले ही प्यारे बच्चों, रूस जो है वो एक महाशक्तिशाली देश बन गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके पहले ही रूस जो है ना एक महाशक्तिशाली देश बन गया था। सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ हाँ, जैसे किम जोंग उन है ना उत्तर कोरिया का शासक तानाशाह, वैसे ही ये भी तानाशाह था, वैसे ही बाबू ये भी क्या था, तानाशाह था। समझ गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस एक महान शक्ति बन गया था। और पता है, रूस आज भी एक महान शक्ति है। कोई बता सकते हैं कि रूस का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कोई बच्चे बता सकते हैं कि रूस का वर्तमान राष्ट्रपति आज के टाइम में कौन है? कोई बच्चे बताइए, कोई बच्चे हो तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज छूट गया है, और जो चीज छूट गया है ना हम उसे एक बार कंप्लीट करवाते हैं। केमिस्ट्री में कुछ बच्चों का शिकायत आ रहा है कि गुरुजी कुछ चीजें छूट गई हैं, उसको पढ़ा दीजिए। पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना। केमिस्ट्री को एक बार हम पुनः एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज छूटा है, और एक क्लास केमिस्ट्री का हम ले लेते हैं स्पेशल। ठीक है, ऐसे भी अभी केमिस्ट्री का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना बाकी ही है ना, एक क्लास केमिस्ट्री का ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको बता देते हैं सब कुछ। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। समझ में आ गया बाबू? बिल्कुल चिंता मत करिए, हम बिल्कुल एक क्लास ले लेते हैं और उसमें हम आपको बचा हुआ चीज पूरा पढ़ा देंगे। अच्छा, पुतिन है ना? हाँ, रूस का भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बाबू? पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन इस प्रकार से उसका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग पुतिन ही जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? पुतिन से ही हम लोग जानते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बताओ जल्दी से, पुतिन समझ में आया? बताओ जल्दी से, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो पूरा रूसी क्रांति आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से पहले हमें यह बता दीजिए, पूरा रूसी क्रांति आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बाबू? जल्दी से आप ना हमें यह बता दीजिए, पूरा रूसी क्रांति। जल्दी से बताओ, पूरा रूसी क्रांति आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जल्दी से। जल्दी से बताओ बाबू, पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों को? ध्यान से, रूसी क्रांति पूरा समझ में आया कि नहीं आया? रूसी क्रांति पूरा समझ में आपको आया कि नहीं आया? हाँ चाहे ना बोलिए। पूरा रूसी क्रांति समझ गए? हाँ या ना? यस सर। अब पूरे रूसी क्रांति में या फिर पूरे इस चैप्टर में आपको क्या कोई डाउट है?
जल्दी से बताओ आप लोग, क्या पूरे इस चैप्टर में कोई डाउट है प्यारे बच्चों? क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको, ये क्या हुआ भाई कैमरा, और भाई कैमरा, ओह अभी अरे अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी खुल जाओ। हाँ अभी पहले ही बंद हो जाते हो तुम यार। बच्चे पहले, कैमरा तो पहले ही बंद हो जाता है। चलो भाई ये सर अब हो गया छुट्टी। अरे कैमरा भाई थोड़ा सा वेट कर लो। समझ गया ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए डाउट के बारे में जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्या इस पूरे चैप्टर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो ए लिखिए प्यारे बच्चों, और अगर डाउट है तो फिर आप लोग एच लिखिए, ठीक है ना। अगर डाउट है तो एच लिखिए, और अगर डाउट नहीं है तो ए लिखिए। जल्दी से, फटाफट से, हाँ जल्दी जल्दी से। और एक बात सुन लीजिए, क्वेश्चन बैंक में जो कुछ क्वेश्चन है, जो मान लीजिए कि टॉपिक पढ़ा दिए हैं और टॉपिक से संबंधित अगर क्वेश्चन हम आपको, अगर एक आध दो छूट गया है तो हम पूरा नोट्स में वो क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है ना। पूरा नोट्स में हम वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। समझ में आया? हम क्या करेंगे, नोट्स में हम पूरा क्वेश्चन आपको डाल देंगे, जितना क्वेश्चन बैंक वाला। ध्यान से सुनिएगा, P बाई क्यू पूरा क्वेश्चन हम डाल देंगे। जैसे इस प्रकार से देखिए ना, जैसे ये क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में पूछा गया है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। रूस की क्रांति ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया? क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया, तो लिखेंगे रूस के क्रांति का पूरे विश्व पर बहुत जबरदस्त असर पड़ा, जो निम्नलिखित है। पहला, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। जो सर्वहारा वर्ग था यानी कि जो किसान था, जो मजदूर था, उसके सम्मान में वृद्धि हुई। रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया। विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खेमों में बंट गया था। आपको बताए थे उत्तरी रूस, ये पश्चिमी रूस और पूर्वी रूस बंट गया था, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका में साम्यवाद का पतन हुआ और उपनिवेश मुक्ति आंदोलन चले। तो इस प्रकार से भाई रूस के मतलब रूस के क्या बोलते हैं हम, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। रूस की क्रांति को देख करके, कार्ल मार्क्स को देख करके प्यारे बच्चों पूरा विश्व सीखे थे। तो अब बताओ फाइनली प्यारे बच्चों, हमें ये बता दो, अब आप हमें फाइनली बता दो जल्दी से एक बार ना। हम तगड़ा चाहते हैं कि आप लोग का कमेंट इस पर आना चाहिए कि ये जो रॉकी भाई वाला चैप्टर था, जल्दी बताओ भाई, ये जो रॉकी भाई वाला चैप्टर था बच्चों, ये रॉकी भाई वाला जो चैप्टर था, ये चैप्टर क्या खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से, ये जो रॉकी भाई वाला चैप्टर था, ये क्या खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताइए आप लोग। रॉकी भाई वाला पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया ना एकदम बेहतर तरीके से? ओहो क्या बात है सर, आप पढ़ाएं और डाउट रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए फाइनली प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, हमें ऐसा लग रहा है। तो इसका नोट्स प्यारे बच्चों हम कल से परसों तक आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। नोट्स जो है हम कल से परसों तक आप लोग को दे देंगे विथ क्वेश्चन बैंक के साथ, यानी क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसके साथ हम आप लोगों को नोट्स दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। कांग्रेचुलेशन, दूसरा नंबर चैप्टर खत्म। अब बताइए, इतिहास आपको कहीं से भारी लग रहा है? पहला चैप्टर भी पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा दिए, क्या इतिहास आपको भारी लग रहा है? अरे क्या इतिहास आपको भारी लग रहा है? नहीं ना, इतिहास हल्का लग रहा है ना? अरे इतिहास बहुत हल्का है भाई। तीसरा नंबर चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तीसरा नंबर चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हमें तो लगता है कि तीसरा नंबर चैप्टर को भी लपेट दें लगे हाथ। कितने बच्चे चाहते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि तीसरा नंबर चैप्टर भी हम लगे हाथ लपेट दें? जल्दी से बताइए तो। थर्ड चैप्टर कितने बच्चे चाहते हैं कि थर्ड चैप्टर को हम लगे हाथ एकदम लपेट दें? जल्दी से बताओ भाई आप लोग, कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि तीसरा नंबर चैप्टर को हम लगे हाथ एकदम लपेट दें? जल्दी से जवाब बताइए। और संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग सुबह में जुड़िए। सुबह में 7 बजे से संस्कृत का क्लास चलता है, अभी फिलहाल संस्कृत चल रहा है, ठीक है ना। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि संस्कृत हम लोग पढ़ें? जल्दी से बताओ।
अगर संस्कृत पढ़ना चाहते, नहीं सर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइए, अच्छा हो सकता है इतिहास पढ़ते 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 आप लोग बोर हो गए होंगे, तो कोई दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू कर देंगे और फिर प्यारे बच्चों आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का 3रा नंबर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है, आराम ही आराम है। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं, अपना चैप्टर भी समाप्त हो गया है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।